नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखो दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में पढ़ाई थी संविधान सभा, वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज हम शुरू करेंगे नया टॉपिक भारतीय संविधान की विशेषताएं। जैसा कि आपको पता है, संविधान बनने के बाद भारतीय संविधान में से शब्दावलियों के सवाल आते हैं, जैसे गणतंत्र किसे कहते हैं, पंथ निरपेक्षता किसे कहते हैं, समाजवाद किसे कहते हैं, संसदीय शासन क्या है, संविधान संशोधन प्रक्रिया क्या है, कठोर संविधान क्या है, लचीला संविधान क्या है, एकात्मक शासन क्या है, संघात्मक शासन क्या है। ये सारी शब्दावलियाँ अगर हमें सीखनी है तो हमें विशेषताएं समझनी पड़ेंगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 100% इसमें से सवाल आते हैं। अभी लेटेस्ट फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम पूछा था, उसमें पूछा था कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है। इसी तरीके से आरएस में पूछा था संविधान संशोधन को लेकर के। तो ये यूपीएससी, आरपीएससी, अन्य कंपटीशन एग्जाम्स में सवाल आते हैं। इसमें से हम सबसे पहले बात करते हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं में। पहली विशेषता है लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य आरएस में पूछ लिया है, गणराज्य का अर्थ क्या है, गणतंत्र का अर्थ क्या है। फर्स्ट ग्रेड में पूछ लिया है गणतंत्र का अर्थ क्या है, सेकंड ग्रेड में पूछ लिया है गणतंत्र का अर्थ क्या है। तो इसको पूछ लेता है भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक सिस्टम, गणतंत्रीय व्यवस्था क्या है। लोकतांत्रिक गणराज्य या गणतंत्रीय व्यवस्था। गणतंत्रीय व्यवस्था। देखो दोस्तों, गणतंत्र दिवस कितनी तारीख मनाते हैं हम? 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस दिन जो ध्वजारोहण करते हैं वो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है और राष्ट्रपति का पद निर्वाचित है कि वंशानुगत है? निर्वाचित होना। तो आपसे कोई पूछे कि भाई गणतंत्र का शाब्दिक अर्थ बताओ, तो सीधा से उसमें ऑप्शन मिलेगा राष्ट्रपति का निर्वाचित होना। जबकि ब्रिटेन में गणतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर राष्ट्रपति की जगह पर जो हेड ऑफ द स्टेट है, जो राज्य का अध्यक्ष है, जो राष्ट्र का अध्यक्ष है, राष्ट्रपति मतलब क्या? राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष। राष्ट्र को राज्य भी कहते हैं। पहले तो प्राचीन काल में राज्य बोलते थे। भारत एक राज्य है, अमेरिका एक राज्य है, फ्रांस एक राज्य है। तो प्राचीन काल में तो राज्य शब्द ही यूज होता था। राष्ट्र शब्द तो मॉडर्न समय में होने लगा। मैकियावेली के बाद राष्ट्र शब्द आया, जो राष्ट्रवाद का प्रतीक है। राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष वंशानुगत होता है या निर्वाचित? तो आपका आंसर है निर्वाचित होना। और जिस देश में राष्ट्र अध्यक्ष या राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होगा उसी देश में गणतंत्र होगा। ब्रिटेन में राज्य का अध्यक्ष या राष्ट्र का अध्यक्ष वंशानुगत है, सम्राट है, अभी महारानी है, इसलिए ब्रिटेन में गणतंत्र नहीं है। हमारे यहाँ पर एक परंपरा है, प्रत्येक 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस पर हम दूसरे देश के किसी प्रतिनिधि को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाते हैं। अभी 26 जनवरी 2020 को 71वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है और इसमें ब्राज़ील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो, जैर बोल्सोनारो ये चीफ गेस्ट रहे हैं। 26 जनवरी 2020 के मुख्य अतिथि हैं। ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। पहले जो गणतंत्र दिवस था पहला 26 जनवरी 1950 को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो। तो जब आपसे पूछे गणतंत्र का अर्थ बताओ, तो राष्ट्रपति पद का निर्वाचित होना, ना कि वंशानुगत होना। तो भारत में गणतंत्रीय व्यवस्था है क्योंकि भारत में जो राष्ट्र का अध्यक्ष है, जो संवैधानिक अध्यक्ष है, हेड ऑफ द स्टेट है, वो निर्वाचित है, ना कि वंशानुगत। इसके पीछे उद्देश्य भी है। इसके पीछे उद्देश्य है कि ये देश का सर्वोच्च पद है और ये कोई विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग को नहीं मिलना चाहिए, ये देश के किसी भी नागरिक को मिल सकता है। अर्थात भारतीय संविधान की ये समानता की अवधारणा को भी प्रदर्शित करता है, लोकतंत्र की भावना को भी प्रदर्शित करता है।
ना कि विशिष्ट जाति, विशिष्ट धर्म, विशेष वर्ग के लिए या विशेष अधिकारों की बात करता है। तो इस समानता के लिए ये प्रावधान किया गया है। पहला ही सवाल मैंने बोला था कि गणतंत्र का अर्थ बताओ, तो आपका उत्तर था कि गणतंत्र का अर्थ है राष्ट्रपति का निर्वाचित होना। अब देखो, हमारे यहाँ पर संसदीय शासन है, ब्रिटेन में भी संसदीय शासन है, लेकिन ब्रिटेन में संसदीय गणतंत्र नहीं है, भारत में संसदीय गणतंत्र है। क्यों? गणतंत्र तो है, तो ये अभी फर्स्ट ग्रेड में आया था। जैसे हम अगली विशेषता ले रहे हैं हम, विदेशी संविधानों से प्रभावित संविधान। दूसरी जो विशेषता है, विदेशी संविधानों से प्रभावित संविधान। प्रभावित संविधान दोस्तों, भारतीय संविधान के जब स्रोत की बात करते हैं तो किस देश से हमने क्या लिया है उस पर बात करते हैं। हमने 10 देशों से लिया है। अधिनियमों में हम बात करें तो भारत का संविधान सबसे ज़्यादा प्रभावित है 1935 के अधिनियम से। लगभग 75%, 3/4 भाग भारतीय संविधान को 1935 के अधिनियम से लिया गया है। यहाँ तक कि एक बार तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा भी था कि हमें एक नए संविधान की ज़रूरत नहीं है, हमें संविधान सभा की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि 1935 के अधिनियम से ही काम चलाया जा सकता है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के काफ़ी महत्वपूर्ण स्रोत हैं और काफ़ी सवाल आते हैं एग्ज़ाम में। अभी पिछली बार आरपीएससी ने इसमें से सवाल पूछा था, संस्कृत शिक्षा विभाग में पूछा था, सामान्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए पूछा था। और हम बात करते हैं जब स्रोतों की तो देखते हैं, सबसे पहला देश ले रहे हैं हम इंग्लैंड। इंग्लैंड को हम ब्रिटेन भी कहते हैं, ब्रिटेन भी कहते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने पॉइंट तो हम लेंगे इंग्लैंड से। भारत का संविधान सबसे ज़्यादा प्रभावित है तो इंग्लैंड से ही प्रभावित है। जैसे संसदीय शासन, संसदीय शासन का एक दूसरा नाम और है वेस्टमिंस्टर व्यवस्था, उस पर हम चर्चा करेंगे, नाम क्यों है जब हम संसदीय शासन अलग से बात करेंगे। नंबर 2 रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, इस पर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ पर तो सिर्फ हम ये शब्दावली बता रहे हैं भाई कि किस देश से हमने क्या लिया, बाकी इनका संविधान में आगे यही पढ़ने हैं हमको, अलग अलग इनका एक्सप्लेनेशन होगा। अभी तो सिर्फ हम स्रोत बता रहे हैं कि इंग्लैंड से या ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है। तो नंबर 1 संसदीय शासन, नंबर 2 कानून का शासन, नंबर 3 कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता या विधि के समक्ष समानता। नंबर 4 कानून निर्माण की प्रक्रिया, लॉ मेकिंग प्रोसेस, कानून निर्माण की प्रक्रिया। देखो दोस्तों, इधर है संसदीय शासन और ये है संसदीय विशेष अधिकार। आपको पता है अपने यहाँ पर सांसद और जो विधायक होते हैं इनको विशेष सुविधाएं मिलती हैं, इनके पास विशेष अधिकार हैं। जैसे जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो सत्र के दौरान अगर इनसे चाहे कोई किसी प्रकार का कोई क्राइम हो जाए, इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। बिना सदन के अध्यक्ष की अनुमति के इनको पुलिस हिरासत में नहीं लिया जा सकता, अरेस्ट नहीं किया जा सकता। इनके विशेष अधिकार हैं। ये प्रावधान हमने लिए हैं ब्रिटेन से। एक और प्रावधान लिया है हमने, साधारण मत पद्धति। आपने देखा होगा विधानसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य और सरपंच का जो चुनाव होता है वो साधारण मत पद्धति से होता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, इसका दूसरा नाम क्या है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी इसमें वही व्यक्ति चुना हुआ माना जाता है, जीता हुआ मान लिया जाता है। जो एक उम्मीदवार से एक वोट भी अगर ज़्यादा प्राप्त कर लेता है तो वही जीता हुआ मान लिया जाता है। एक और चीज़ देखते हैं हमने जो ब्रिटेन से ली है, वो है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। एक है CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, नियंत्रक
महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, सीएजी। और एक हमने और प्रावधान किया है, संसदीय, सॉरी इसको थोड़ा काटना है, एक मिनट, इस जगह पे थोड़ा मिस्टेक। बोलूं साहब, एक प्रावधान लिया है हमने, एकल नागरिकता। हम सब भारत के नागरिक हैं। अगर किसी देश में दोहरी नागरिकता है तो इसका मतलब है वो उस देश का भी नागरिक है और उस राज्य का भी नागरिक है, प्रांत का, जिस प्रांत में वह रहता है। जैसे हमारे यहाँ चाहे गुजरात का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे राजस्थान का हो, हम सभी भारत के नागरिक माने जाएंगे, ना कि राज्य विशेष के नागरिक माने जाएंगे। जैसा कि आपको पता था, जम्मू कश्मीर के लोगों को एक अपवाद था, वहाँ के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त थी। इसका मतलब क्या हो गया, एक जम्मू कश्मीर राज्य की और एक देश की दोनों ही नागरिकताएं थी। लेकिन हमारे यहाँ पर वो एक अपवाद था, हमारे यहाँ पर एकल नागरिकता है, हम सभी भारत के नागरिक हैं। और इसको एक अलग भाग के माध्यम से हम विशेषताओं में बताएंगे। संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से ही संबंधित है। तो इस तरीके से हमने इंग्लैंड से ये लगभग 9 पॉइंट देखें। संसदीय शासन, कानून का शासन, कानून के समक्ष समानता, कानून निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, साधारण मत पद्धति, महान्यायवादी, सीएजी, एकल नागरिकता। और भारत के संविधान का जो ज़्यादातर भाग है वो ब्रिटेन से ही प्रभावित है। जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष वगैरह हैं, लेकिन अंतर भी है फिर इनमें। तो इस तरीके से ये प्रावधान हमने इंग्लैंड से लिए हैं। दूसरा देश ले लेते हैं हम, अमेरिका, जिसे हम यूएसए भी कहते हैं। तो दोस्तों, जो अमेरिका से हमने लिया है, सबसे पहला ही पॉइंट हम बात करेंगे मूल अधिकारों की, मौलिक अधिकार। इसके बाद में अमेरिका से हमने लिया है न्यायिक पुनरावलोकन। इन सब की चर्चा हम करते हैं। तो देखते हैं यूएसए से हमने क्या लिया है। यूएसए दूसरा देश है, यानी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अमेरिका से एक तो हमने लिया मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जिसे आप मूल अधिकार कहते हो। दूसरा पॉइंट लिया है हमने दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन। इन सब की चर्चा होगी। न्यायिक पुनर्विलोकन भी कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू, यानी सरकार के कार्यों की जांच न्यायालय द्वारा करना। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास है ये। न्यायिक पुनरावलोकन की शुरुआत भी अमेरिका में हुई थी 1803 में, मारबरी बनाम मेडिसन के मुकदमे में। वहाँ के संविधान में नहीं है, ये विकास का परिणाम है अमेरिका में। और हमारे यहाँ पर भी डायरेक्टली नहीं है। सब पर हम आगे बात करेंगे। न्यायिक पुनरावलोकन, मूल अधिकार पर भी अलग से बात होगी, अलग अलग टॉपिक हैं। तीसरा इसमें जो पॉइंट है वो ले लेते हैं हम राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान। फिर ले लेते हैं सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों का लंबा कार्यकाल। आपको तो पता ही है, अमेरिका में आजीवन जज रहते हैं। हमारे यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष तक और हाई कोर्ट में 62 वर्ष की आयु तक जज रहते हैं। तो लंबा कार्यकाल। एक है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। एक है विधि का समान संरक्षण, यानी कानून का समान संरक्षण। ये अनुच्छेद 14 की भाषा है।
विधि के समक्ष समांतर, विधि का समान संरक्षण, मूल अधिकारों में इसका जिक्र करेंगे हम। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति हमारे यहाँ पर राज्यसभा का पदहीन सभापति होता है, जबकि अमेरिका में सीनेट होती है, उच्च सदन, उसका सभापति होता है। और नंबर 9, वित्तीय आपात, वित्तीय आपात का प्रावधान। ये सारे के सारे प्रावधान हमने यूएसए अर्थात अमेरिका से लिए हैं। अब यूँ तो जनहित याचिका है, ये भी अमेरिका से लिए, और एक न्यायिक सक्रियता है, ये भी हमने अमेरिका से लिए। जनहित याचिका पिछली बार RSP में यही आया था। और एक है नंबर 11, न्यायिक सक्रियता, ये भी हमने अमेरिका से लिए है। तो इस तरीके से ये सवाल एग्जाम में आते रहते हैं। हालांकि ये संविधान में डायरेक्टली नहीं लिखे हुए हैं, न्यायिक पुनरावलोकन, जनहित याचिका और न्यायिक सक्रियता, लेकिन ये प्रचलन में है। और अमेरिका में तो क्या है कि कानून की उचित प्रक्रिया, और हमारे यहाँ पर है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो जापान से लिए। तो अगला देश हम जापान लेते हैं दोस्तों। जापान से हमने लिया है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देखो इस पर बड़ा एक विवाद है। 1978 में मेनका गांधी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि यद्यपि भारतीय संविधान का जो आधार है वो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, लेकिन व्यवहार में कानून की उचित प्रक्रिया के अनुसार सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगी। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इन सब पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन वो आगे करेंगे। ये हमने लिया है जापान से। तो तीसरे नंबर का देश हो गया जापान। तो जापान से हमने ये एक महत्वपूर्ण प्रावधान लिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो अनुच्छेद 21 में है, उस पर हम चर्चा करेंगे। चौथा देश है आयरलैंड। आयरलैंड पर अगर हम बात करें तो आयरलैंड से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रावधान लिए हैं। नंबर 1, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, भाग 4 में है। आपको पता होना चाहिए BN राव ने कहा था कि मूल अधिकारों को 2 भागों में बांटा जाए, एक वाद योग्य जो मूल अधिकार हैं, और एक गैर वाद योग्य अर्थात जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो वो हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो वाद योग्य नहीं है, इन्हें लागू कराने के लिए न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। एक और है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान, राज्यसभा में मनोनीत करने का प्रावधान, ये भी हमने आयरलैंड से लिया है। और एक है इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये प्रावधान हमने आयरलैंड से ही लिए हैं। तो इस तरीके से आयरलैंड से हमने 3 महत्वपूर्ण चीज़ें ली हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान, और राष्ट्रपति का निर्वाचन। अगला जो देश आएगा वो आएगा नंबर 5, फ्रांस ले लेते हैं नंबर 5 पर। और फ्रांस से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ली है गणतंत्रीय व्यवस्था, जिसका हमने सबसे पहले अर्थ भी बताया था कि गणतंत्रीय व्यवस्था का अर्थ क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचित होना। तो नंबर 5वां देश है फ्रांस। फ्रांस का तो पंचम गणतंत्र भी फेमस है, आपने सुना होगा फ्रांस के बारे में। टेलर मेड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं फ्रांस के संविधान को। बहुदलीय व्यवस्था है फ्रांस में। तो फ्रांस से लिए हमने गणतंत्रीय व्यवस्था। अगले नंबर का देश ले लेते हैं नंबर 6, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से हमने कई महत्वपूर्ण प्रावधान लिए, देखते हैं।
देखो, एक तो होती है संघ सूची जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है संसद, एक होती है राज्य सूची उस पर राज्य सरकार तथा राज्य का विधानमंडल कानून बनाता है, एक और होती है समवर्ती सूची जिस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बनाती है, जिसमें 47 विषय हैं। अगर समवर्ती सूची पर दोनों सरकार कानून बनाती है, संसद भी कानून बना रही है और राज्य विधानमंडल भी कानून बना रहा है और दोनों में विरोधाभास आ जाए, टकराव हो जाए, तो संसद के कानून को सर्वोच्चता दी जाएगी। एक है केंद्र राज्य वाणिज्य संबंध, व्यापारिक संबंध, केंद्र राज्य वाणिज्य संबंध, केंद्र राज्य वाणिज्य संबंध। एक और प्रावधान है संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान, संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान। देखो दोस्तों, ये जो हम यहाँ पर बता रहे हैं, ये यहाँ तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन जैसे कोई महत्वपूर्ण चीज़, जैसे हम प्रस्तावना पढ़ाएंगे तो उसमें अलग से बताएंगे कि प्रस्तावना में जो हमने लिया है अमेरिका से लिया गया है, उसमें भी क्या है, प्रस्तावना की भाषा है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, वो हमने फ्रांस से लिया है। इस तरीके से हम वो वहाँ पर अलग अलग चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। फ़िलहाल हम यहाँ पर वो चीज़ देख रहे हैं जो हमें कंसंट्रेशन से, जो फोकस से जो एग्ज़ाम में आती रहती हैं, उनको एक तरीके से समराइज करना। तो हमने ऑस्ट्रेलिया से नंबर 1 समवर्ती सूची, नंबर 2 केंद्र राज्य वाणिज्य संबंध और नंबर 3 संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान, ये हमने ले लिए ऑस्ट्रेलिया से। अगला जो हम प्रावधान लेते हैं, अगला जो देश है वो है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से 2 महत्वपूर्ण चीज़ लिए। नंबर 1 संविधान संशोधन की प्रक्रिया और नंबर 2 राज्यसभा सदस्यों के चुनाव का प्रावधान। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। नंबर 1 संविधान संशोधन प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया और नंबर 2 राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान। ये हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। अगला जो देश ले रहे हैं दोस्तों हम, वो ले रहे हैं जर्मनी। जर्मनी से जर्म बीमार करते हैं, आपातकालीन सेवा लेते हैं हॉस्पिटल में। जर्मनी से लिए हमने राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। जर्मनी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति वह अधिकारी है, राष्ट्रपति एकमात्र व्यक्ति है जो आपातकाल में मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। हालांकि बाद में 44वां संविधान संशोधन 1978 में ये हुआ कि अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रपति निलंबित नहीं कर सकता, लेकिन जब मूल अधिकारी सस्पेंड हो जाएंगे तो फिर जनता के पास बचेगा ही क्या। इससे सरकार ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, तानाशाह हो सकती है। तो इसीलिए तो ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति बिना संविधान का उल्लंघन किए भी तानाशाह बन सकता है। वो इसी वजह से किया जाता है, आपातकालीन शक्तियों की वजह से। इसके बाद में अगला देश जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं कनाडा, जो नंबर 9 है। कनाडा से भी हमने कई प्रावधान लिए हैं दोस्तों। नंबर 1 संघीय व्यवस्था। हम संघवाद पर अलग से बात करेंगे, जिसके लिए राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ, अनुच्छेद 1 में हुआ है। इस पर हम आगे बात करेंगे। संघीय व्यवस्था ली हमने। नंबर 2 हम बात करें कनाडा से अवशिष्ट विषय।
अवशिष्ट विषय या अवशेष विषय। देखो, एक तो होती है संघ सूची। संघ सूची केंद्र सरकार के पास है, संसद कानून बनाती है। एक होती है राज्य सूची, वो राज्य सरकार के पास है, राज्य विधानमंडल कानून बनाता है। एक होती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पर केंद्र राज्य दोनों सरकार कानून बनाती हैं, ठीक है। इस पर केंद्र राज्य दोनों कानून बनाती हैं। टकराव होने पर केंद्र कानून को सर्वोच्चता है। संघ सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची में 66 विषय हैं, समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। अब मान लो कोई ऐसा विषय है जो न संघ सूची में है, जो न राज्य सूची में है, न समवर्ती सूची में है, तो वो विषय कौन सा कहलाएगा? अवशिष्ट विषय। और अवशिष्ट विषय की यही परिभाषा है कि वे विषय जो तीनों ही सूचियों में से बच गए, अर्थात बचे हुए विषय, अतिरिक्त विषय, वो अवशिष्ट विषय हैं और इन पर संसद कानून बनाएगी, अर्थात केंद्र सरकार के पास हैं। जबकि कनाडा में अवशिष्ट विषय केंद्र सरकार के पास हैं, संसद कानून बनाएगी, पार्लियामेंट कानून बनाएगी। भारत में पार्लियामेंट कानून बनाएगी। जबकि अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और स्विट्जरलैंड में अवशिष्ट विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती हैं, राज्य विधानमंडल कानून बनाते हैं। तो ये अंतर आपको याद रखना है। अवशेष विषय पर भारत ने कनाडा से लिया है, तो कनाडा में अवशेष विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, अर्थात पार्लियामेंट, अर्थात संसद। जबकि अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा में, इनमें तीनों में संघवाद है। अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और स्विट्जरलैंड में, इन तीनों में संघवाद है। और इनमें राज्य जो अवशेष विषय हैं कानून बनाती है राज्य सरकारें। इसके बाद में अगला जो देश ले रहे हैं हम, वो अंतिम देश है सोवियत संघ, जिसे वर्तमान में रूस कहते हैं, रसिया कहते हैं। और वहाँ से लिए हमने नागरिकों के मूल कर्तव्य, जो वर्तमान में आपको पता है 11 मूल कर्तव्य में, मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्यों को संविधान में बाद में जोड़ा गया है। तो 10वां देश है सोवियत संघ। और सोवियत संघ से लिए हैं नागरिकों के मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य सिर्फ नागरिकों के लिए हैं। किन के लिए हैं? भारत में जो रहने वाले लोग हैं, भारत के नागरिकों हेतु। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ और इसके तहत संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया था, भाग 4A, और नया ही अनुच्छेद जोड़ा गया था, अनुच्छेद 51A। और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। लेकिन 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ और इसलिए 86वें संविधान संशोधन के तहत 11वां मूल कर्तव्य और जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन हुआ और जिसके तहत मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई। तो वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य वर्तमान में हैं। मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, क्योंकि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, कौन समिति? स्वर्ण सिंह समिति। इसको मूल कर्तव्य वाले टॉपिक में अलग से लेंगे। तो ये देखो, जैसे भारतीय संविधान के बारे में ये कहा जाता है, जैसे आइवर जेनिंग्स ने कहा कि भारत का संविधान उधार का थैला है, जिसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि भारत के संविधान को कई देशों से लिया गया है, तब जा कर के वो भारत का संविधान बना है। एक खास बात ये है, जब भारत का संविधान बन रहा था तो संविधान सभा में अमेरिका के एक राजनीति शास्त्री हैं, गड़बड़ हो गया, अमेरिका के एक राजनीति शास्त्री ग्रेनवेल ऑस्टिन ने एक बुक लिखी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन। और उन्होंने इस बात के लिए बताया कि भारत का जो संविधान बना है उसमें चयन के साथ भारतीय परिस्थितियों के अनुसार समायोजन किया गया है। विदेशी संविधानों से हमने उन प्रावधानों को ही लिया है
जो भारतीय परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित कर सकें। तो चयन के साथ समायोजन का सिद्धांत है। इसलिए भारत का संविधान उधार का थैला नहीं है, बल्कि भारत का संविधान भारतीय परिस्थितियों के अनुसार एक मौलिक रूप से बनाया गया है। 1935 के अधिनियम की वे प्रावधान वर्तमान संविधान में उपलब्ध हैं जो वर्तमान में देश की एकता और अखंडता के लिए उपयुक्त हैं। इसके बाद में हम जो अगली विशेषता लेते हैं वो है नंबर 3। पहली विशेषता थी गणतंत्र या गणतंत्रीय व्यवस्था या लोकतांत्रिक गणराज्य। दूसरी जो विशेषता है दोस्तों वह है विदेशी संविधानों से प्रभावित संविधान अर्थात स्रोत। और तीसरी विशेषता जो हम ले रहे हैं वह है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता। एक मिनट, कितना टाइम हो गया? टाइम कितना हो गया? 30 मिनट, थोड़ा ब्रेक दे दो। अगली विशेषता लेते हैं हम संसदीय शासन। देखो पहली विशेषता जो हमने ली थी वो ली थी लोकतांत्रिक गणराज्य। नंबर 2 ली थी विदेशी संविधानों से प्रभावित संविधान। और नंबर 3 पर हमने लिए थे नंबर 3 पर हमने ले रहे हैं संसदीय शासन व्यवस्था। आपको याद होगा हमने शुरू में बताया भी था संसदीय शासन हमने इंग्लैंड से लिया है। और जैसा कि आपको पता है संसदीय शासन व्यवस्था का एक दूसरा नाम और है वेस्टमिंस्टर व्यवस्था। ये मैंने पहले ही बता दिया था कि ये इसका दूसरा नाम है वेस्टमिंस्टर। ये देखो वेस्टमिंस्टर एक जोग्राफिकल नेम है। कैसे? जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है वो सबसे पहले इंग्लैंड में आई। संसदीय शासन को इंग्लिश में कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ब्रिटेन संसदों की जननी है और संसद सबसे पहले ब्रिटेन में आई। और ब्रिटेन में संसद जिस जगह पर है उस जगह का नाम है लंदन। और लंदन में जिस जगह पर संसद स्थित है उस जगह का नाम है वेस्टमिंस्टर। जो जे.एस. मिल हैं उन्होंने जब ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ा था तो लंदन के वेस्टमिंस्टर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीता था। और यही वजह है कि वेस्टमिंस्टर में पार्लियामेंट होने के कारण इसका जोग्राफिकल जो जीआई टैग आप जो बोलते हो जोग्राफिकल नाम हो गया वेस्टमिंस्टर व्यवस्था। जैसे हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति भवन है अरावली पर्वत की रायसीना हिल्स पर है। तो इसलिए क्या है कई बार हम कह देते हैं कि भाई आज तो रायसीना हिल्स पर बहुत बड़ी हलचल, इसका मतलब है राष्ट्रपति भवन में काफ़ी राजनीतिक हलचल होगी, तब हम कहते हैं। तो इस तरीके से अब हम बात कर रहे हैं संसदीय शासन क्या होता है। देखो संसद अलग है और संसदीय शासन अलग है। संसद क्या है पहले तो मैं आपको संसद में बताता हूँ। संसद के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। नंबर 1 राष्ट्रपति, नंबर 2 राज्यसभा, राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है, और नंबर 3 लोकसभा। यही क्रम है संसद का, ध्यान रखना। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन और 3 अंग बताएं संसद के। देखो अंग हो गए 3, 1 2 3। अगर सदन पूछे हाउस तो हाउस होते हैं 2, राज्यसभा और लोकसभा, इसे कहते हैं संसद। अब संसदीय शासन ये नहीं है। संसद में देखो राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, लोकसभा में 543 सदस्य हैं। तो इनको बोलते हैं सांसद। इनको अगर हम जोड़ दें 5 और 3 8, 4 और 4 8, 5 और 2 7, तो 788 लोग ये सांसद हैं। तो सांसदों में ध्यान रखना राष्ट्रपति सांसद नहीं है। तो जब भी हम सांसद शब्द यूज करें सांसद, तो सांसद का मतलब वो लोकसभा का मेंबर भी हो सकता है और राज्यसभा का मेंबर भी हो सकता है। आप सांसद से ये नहीं कह सकते वो कौन से सदन का सदस्य, कोई से का भी हो सकता है। और अगर हम ये कह रहे हैं राज्यसभा मेंबर है तो इसका मतलब राज्यसभा से, अगर हम कह रहे हैं लोकसभा मेंबर है तो इसका मतलब लोकसभा से। तो ध्यान रखना राष्ट्रपति संसद का अंग है, राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं है। क्लियर हो गई बात? जब आपसे संसद क्या काम करती है? कानून बनाने की देश की सर्वोच्च संस्था है। संघ सूची पर संसद कानून बनाएगी और समवर्ती सूची पर भी संसद कानून बनाएगी। संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। संसद के सदन कितने? 2 सदन हैं।
इस तरीके से ये तो है संसद, लेकिन संसदीय शासन अलग है। अब थोड़ा सा देखते हैं हम संसदीय शासन क्या है। देखो दोस्तों, संसदीय शासन का मॉडल देश है ब्रिटेन। एशिया महाद्वीप में संसदीय शासन सबसे पहले आया जापान में, और भारत में भी संसदीय शासन है, लेकिन ब्रिटेन और जापान संसदीय गणतंत्र का उदाहरण नहीं है। संसदीय गणतंत्र का उदाहरण भारत है। क्यों? क्योंकि जापान में भी राजाशाही है और ब्रिटेन में भी राजाशाही है, तो वहाँ पर वंशानुगत है राज्य का अध्यक्ष। अब देखो, जिन देशों में संसदीय शासन होगा उन देशों में दो प्रकार की कार्यपालिका होती है। पहला ही लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, RAS, IAS, उनमें पूछा जाता है। जिन देशों में संसदीय शासन है वहाँ कितने प्रकार की कार्यपालिका होती है? 2 प्रकार की। चलो 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है तो हम A और B में बांट देते हैं। ए का मतलब होता है संवैधानिक कार्यपालिका। इसका मतलब है संविधान में सारी शक्तियाँ इसी के नाम है, संवैधानिक कार्यपालिका। जो कि भारत में राष्ट्रपति है। अब आपको पता है राज्य का अध्यक्ष भी कौन है? हेड ऑफ द स्टेट, वो भी राष्ट्रपति है। संवैधानिक कार्यपालिका भी कौन है? राष्ट्रपति है। दूसरा है वास्तविक कार्यपालिका। उसे हम मंत्रिपरिषद कहते हैं, यानी मंत्रियों का समूह। क्या कहलाती है? मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद को ही हम कहते हैं सरकार। जैसे हमने कह दिया अब की बार मोदी सरकार, यानी सरकार और मंत्रिपरिषद का जो हेड होता है, इसका जो हेड होता है वास्तविक कार्यपालिका का, वो प्रधानमंत्री होता है। तो देखो, सरकार का अध्यक्ष तो कौन होता है? प्रधानमंत्री। और राज्य का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। ये दोनों अलग अलग होते हैं संसदीय शासन में। संसदीय शासन का पहला लक्षण संवैधानिक कार्यपालिका, संविधान में जिसके नाम कार्यपालिका शक्तियाँ वो कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति किसके परामर्श से काम करता है? मंत्रिपरिषद के परामर्श से। तो आपको पता होना चाहिए मंत्रिपरिषद भी कार्यपालिका, जो कौन सी कार्यपालिका कहलाती है? वास्तविक कार्यपालिका। तो पहला लक्षण के लिए जिन देशों में संसदीय शासन होगा उन देशों में कितने प्रकार कार्यपालिका मिलेगी? 2 प्रकार की। अच्छा, संसदीय का उल्टा अध्यक्षात्मक शासन है। अध्यक्षात्मक शासन में उल्टा है तो एक ही कार्यपालिका होती है, वहाँ राष्ट्रपति संवैधानिक कार्यपालिका और राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका है। लेकिन जिन देशों में संसदीय शासन होता है उन देशों में दोनों प्रकार की कार्यपालिकाएँ अलग अलग होती हैं। राज्य का अध्यक्ष अलग होगा क्योंकि वो संवैधानिक कार्यपालिका है, और राष्ट्र का अध्यक्ष सरकार का अध्यक्ष अलग होता है क्योंकि सरकार वास्तविक कार्यपालिका है। तो पहला लक्षण क्लियर। अब पॉइंट नंबर 2, लक्षण नंबर 2, जिन देशों में संसदीय शासन होता है वहाँ ये सरकार यानी मंत्रिपरिषद अर्थात वास्तविक कार्यपालिका। मंत्रिपरिषद उसी दल की बनती है, उसी दल की होगी जिस दल का बहुमत, जिसका बहुमत लोकसभा में होगा। जिसका बहुमत कहाँ होगा? लोकसभा में होगा। ये बहुत बड़ी बात है। आज मोदी सरकार है, क्यों? इससे पहले मनमोहन सरकार थी, क्यों? क्योंकि जिस दल का बहुमत कहाँ होता है? लोकसभा में। उसी दल की क्या बनेगी? मंत्रिपरिषद बनेगी अर्थात सरकार बनेगी। अब देखते हैं लोकसभा में कितनी निर्वाचित सदस्य हैं? 543 सदस्य हैं। लोकसभा में निर्वाचित सदस्य कितने? 543। तो बहुमत के लिए आधे से एक ज़्यादा चाहिए, तो 272 पर बहुमत सिद्ध हो जाता है। और बीजेपी के पास लोकसभा में 303 सीटें अकेली बीजेपी के पास में। तो आप सोच सकते हो बहुमत है या प्रचंड बहुमत है? प्रचंड बहुमत। तो आज बीजेपी की सरकार है। तो सरकार, मंत्रिपरिषद, वास्तविक कार्यपालिका उसी दल की होगी जिसका बहुमत कहाँ होगा? लोकसभा में होगा। और लोकसभा में बहुमत के लिए 272 सीट चाहिए। इसलिए पिछली बार जब 16वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे तब उस टाइम पर मोदी जी ने कहा था मिशन 272, अर्थात हर हालत में हमें 272 सीट चाहिए, क्योंकि अगर एक दल को बहुमत नहीं मिलता है तो फिर कई दल मिलकर बहुमत सिद्ध करते हैं, और कई दलों की सरकार जो मिली जुली सरकार होती है
उसी को गठबंधन सरकार कहते हैं। अब ये गठबंधन भी दो तरीके का होता है, एक तो चुनाव से पहले का गठबंधन, जैसे बीजेपी का एनडीए से गठबंधन, एक चुनाव के बाद का गठबंधन। अभी शिवसेना ने चुनाव से पूर्व का बीजेपी गठबंधन तो तोड़ दिया महाराष्ट्र में, और चुनाव के बाद का जो गठबंधन है वो अवसरवादी प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। इसलिए गठबंधन के भी अपने अलग अलग नियम हैं, अलग अलग सिद्धांत हैं। इसमें अवसरवादिता भी होती है और समय की और परिस्थितियों की उपज भी गठबंधन होते हैं। तो इस तरीके से संसदीय शासन व्यवस्था का पहला लक्षण दो प्रकार कार्यपालिका, दूसरा लक्षण है मंत्रिपरिषद या सरकार उसी दल की होती है, इस दल का बहुमत लोकसभा में होता है। अभी दोस्तों हमने देखा कि सरकार उसी दल की होती है जिस दल का बहुमत कहाँ होना चाहिए, लोकसभा में। इसका मतलब जब तक बहुमत रहेगा तब तक वो सरकार रहेगी। इसका मतलब ये हो गया अगर बहुमत खत्म हो गया तो सरकार भी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन रहे थे 1996 में, तो इसका मतलब ये हो गया कि उनका लोकसभा में बहुमत नहीं था, इसलिए 13 दिन रहे थे, क्योंकि जब तक बहुमत रहेगा तब तक सरकार रहेगी। तो पॉइंट नंबर हम यही देखते हैं, नंबर 4, मंत्रिपरिषद, सॉरी पॉइंट नंबर 3, मंत्रिपरिषद या सरकार तब तक रहती है, तब तक रहती है जब तक कि उसका बहुमत लोकसभा में हो। इसलिए शासन या सरकार का कार्यकाल स्थिर हुआ कि अस्थिर, अस्थिर रहता है। क्यों? क्योंकि बहुमत तो कभी भी खत्म हो सकता है, दल बदला जा सकता है, दल बदलू हो सकते हैं। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं मंत्रिपरिषद या सरकार तब तक ही रहती है जब तक कि उसका बहुमत लोकसभा में होता है। बहुमत खत्म, सरकार खत्म। इसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा जाता है, वो मैं चौथा लक्षण बता रहा हूँ, वो सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है। नंबर 4, मंत्रिपरिषद एक व्यक्ति है या मंत्रियों का समूह, समूह। तो मंत्रिपरिषद तब तक है जब तक उसका बहुमत कहाँ पर है, लोकसभा में। तो सवाल आएगा मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी हुई, लोकसभा के प्रति। तो लक्षण नंबर 4, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, क्योंकि ये समूह है, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि जब तक लोकसभा में, देखो लोकसभा की निर्वाचित सीट इतनी है 272 पर स्पष्ट बहुमत होता है। आपको पता है मंत्रिपरिषद इसलिए बनी क्योंकि उसका बहुमत कहाँ पर है, लोकसभा में है, इसलिए सरकार बनी। अगर मान लो मंत्रिपरिषद या सरकार कोई ऐसा काम करे जिसको समर्थन कौन न दे, लोकसभा, तो इसका मतलब ये हो गया कि उस सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास किया जा सकता है और सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। यानी सरकार के पास बहुमत है तो विश्वास, और सरकार के पास बहुमत नहीं है तो विपक्ष लाएगा अविश्वास प्रस्ताव। यही वजह है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति। अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो कौन बर्खास्त हो जाएगी, मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाएगी। और इसका एक जो लक्षण है वो 5वां लक्षण एक और देखिए कि इस शासन व्यवस्था में जो वास्तविक कार्यपालिका है मंत्रिपरिषद, वास्तविक कार्यपालिका है दोस्तों मंत्रिपरिषद। यहाँ पर हम देखते हैं मंत्रिपरिषद जो वास्तविक कार्यपालिका है, ये कार्यपालिका है, आई कहाँ से, संसद के सदनों में से, राज्यसभा लोकसभा में से। भाई सांसद ही तो हैं सरकार में। तो हम देखते हैं मंत्रिपरिषद जो एक कार्यपालिका है संसद में से बनती है, संसद के सदस्यों में से बनती है। तो बताइए अपने यहाँ पर संसद और कार्यपालिका अलग अलग जुड़े हुए हैं,
जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि संसद, ये देखो राज्यसभा 245, ये देखो 543, इनमें से ही मंत्रिपरिषद बन रही। नरेंद्र मोदी लोकसभा सदस्य हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि काफ़ी राज्यसभा सदस्य होते हैं, वो मंत्री होते हैं। जैसे मैं अभी आपको बता देता हूँ, हमारे उपराष्ट्रपति महोदय वेंकैया नायडू जी राज्यसभा सदस्य थे, जो शहरी विकास मंत्री थे। हमारे यहाँ पर रेल मंत्री, हमारे यहाँ पर वित्त मंत्री महोदय राज्यसभा सदस्य रहे हैं। तो इस तरीके से मंत्रिपरिषद कार्यपालिका है वास्तविक संसद के सदस्यों में से, अर्थात या तो राज्यसभा में से या लोकसभा में से। अब मान लो कोई मंत्री है, ना तो लोकसभा सदस्य है ना राज्यसभा सदस्य है, तो 6 महीने के भीतर उसे या तो इसका या इस सदन का सदस्य बनना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब है हमारे यहाँ पर कार्यपालिका और संसद, जो कि विधानमंडल है, विधानमंडल एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। यही वजह है कि संसदीय शासन व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण नहीं होता, अर्थात कार्यपालक और विधानमंडल अलग अलग नहीं होते, पृथक पृथक नहीं होते, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। क्योंकि जब तक सरकार का बहुमत संसद में है, अर्थात लोकसभा में है, तब तक सरकार काम करती रहती है। इसी शासन व्यवस्था के बारे में कहते हैं कि सभी एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। लेकिन हमारे देश में संसदीय गणतंत्र है और ब्रिटेन में गणतंत्रीय व्यवस्था नहीं है, सिर्फ संसदीय शासन है। इसी के साथ में ये विशेषता जो संसदीय शासन वो समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद दोस्तों।